आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं एंड देन थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी कि कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। सो आई होप जो नए बच्चे हैं उन्होंने पुराना वीडियो वगैरह देख लिया होगा और उसमें से जो भी चीजें कंटिन्यूएशन में आ गई होंगी आपके भी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो कल हम लोगों ने डायमेंशन वाला पोर्शन किया था वो भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों ने ये बेसिकली कन्वर्जन पे है। वही जो कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट, कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, तो वी हैव टू कन्वर्ट। तो अब देखो ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल्स पर मिनट ऑन a system that has 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। तो इसको जो 100 जूल 60 जूल पर मिनट वाला हमारा डायमेंशन ऑलरेडी जो एक्चुअली दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, जहाँ पे कि मास ग्राम्स में 100 ग्राम्स में यूनिट हो, लेंथ 100 सेंटीमीटर में हो और टाइम 1 मिनट में हो। सो अगर हम देखें हमारे पास फॉर्मूला जो था N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 by M2 raised to the power A, and then we had L1 upon L2 raised to the power B and 1 upon T2 raised to the power C। तो अब इसमें अगर आप ये देखो कि 60 जूल्स पर मिनट है, ठीक है, तो 60 जूल्स पर मिनट को अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, इसका डायमेंशन, ये जो जूल्स पर मिनट का अगर हम डायमेंशन चेक करते हैं तो जूल्स वर्क डन बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। तो ये हमारा m1 l स्क्वायर t टू द पावर -2 हो गया, और पर मिनट मतलब टाइम से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये बेसिकली इसका अगर आप डायमेंशन बात करोगे तो ये हो जाएगा हमारा m1 l स्क्वायर t टू द पावर -3। तो ये जो a b c है, a1 हो जाएगा, है ना, a1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इनको यहाँ पे अगर हम लोग रिप्लेस कर लें तो हमारे पास, तो ये बेसिकली पावर का यूनिट था, ठीक। तो इसमें यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे N2 इज इक्वल टू N1, हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखा है 60 दे रखा है, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू, और M1 अपॉन M2। अब ये जूल्स पर मिनट में है तो ये केजी में वैल्यू दे रखा होगा 1 kg, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 100 ग्राम्स में, ठीक है। और रेस टू द पावर ए मतलब 1 हो गया, A1 है यहाँ पे, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू -3। ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला से। और L1 बाय L2 यहाँ पे जो जूल्स वाले में लेंथ का 1 मीटर होगा यूनिट, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, रेज टू द पावर बी का वैल्यू 2 है, T1 अपॉन T2 करेंगे तो टाइम यहाँ पे मिनट में है, ठीक है, 1 मिनट है, और यहाँ पे भी मिनट में ही है, तो दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और रेज टू द पावर -3, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, N2 इज इक्वल टू 60 इंटू के जी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में तो 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स रेज टू द पावर 1। उसके बाद 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी 100 सेंटीमीटर हो गया रेज टू द पावर 2, और ये तो 1 रेज टू द पावर -3 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 10 टाइम्स आ गया। So this is N2 is equal to 60 into 10, 600 हो जाएगा। तो जो N2 का वैल्यू होगा that is equal to 6। क्लियर है? ये पर मिनट दिया हुआ है इसीलिए ये है,
अगर ये जो आंसर दिया हुआ है ना, ये आंसर सेकंड्स में रहेगा तब कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ, आंसर गलत है। अगर यही सेकंड्स में रहता तब ये आंसर आता। ठीक है, तो N2 का वैल्यू 600 आएगा यहाँ पे, क्योंकि पर मिनट 60 जूल्स पर मिनट दिया हुआ है यहाँ पे पावर। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी कन्वर्जन पे ही है, थर्ड वाला। सो अब ये कह रहा है व्हेन 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट्स। मतलब N1 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और ये M1 L1 और T1 ये दे रखा है। अब हमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन दिस इनटू सीजीएस सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे मिनट है, सेकंड नहीं है। तो फोर्स का पहले तो डायमेंशन अगर हम लोग देखते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T टू द पावर -2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब जो N2 का वैल्यू है, दिस इज N1 इंटू M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। अब यहाँ हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, और C का वैल्यू -2 है। ये जो पावर्स है उससे हम लोग A B C का वैल्यू निकाल लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। N2 का वैल्यू हमें निकालना है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में। N1 हमें दे रखा है 36 यूनिट्स, और M1 जो मास है यहाँ पे 1 kg है। यहाँ पे ये जो यूनिट है ये 1 kg है, और इसको हम लोग को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर और ग्राम में। तो ये 1 ग्राम हो जाएगा M2 का वैल्यू, रेज टू द पावर 1। L1 यहाँ पे मीटर में है, 1 मीटर, और इधर सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर, रेज टू द पावर 1। T1 का वैल्यू 1 मिनट है, और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में वैल्यू 1 सेकेंड्स, रेज टू द पावर -2 हो गया। अब दिस इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 36 इंटू kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम हो गया, रेज टू द पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, रेज टू द पावर 1 हो गया। मिनट को अब देखो सेकंड में करोगे तो 60 सेकंड्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, रेज टू द पावर -2। अब ये ग्राम्स तो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल हो गया, न्यूमेरिक और रेज टू द पावर -2 है, इसको ध्यान रखना है हम लोगों को। N2 का वैल्यू 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू रेज टू द पावर -2, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेज जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/60 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। सो N2 का वैल्यू हो गया हमारा 36 और उस पे 50 डिवाइडेड बाय 36 और उस पे 20। सो ये 2 0 कट गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1000 हो गया। तो बेसिकली 1000 डाइन के बराबर हो जाए, क्योंकि सीजीएस में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, इसीलिए 1000 डाइन या 10 टू द पावर 3 डाइन हम लोग आंसर लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? कन्वर्जन वाला आई थिंक कि अब आप लोग को क्लियर होगा सारा, कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग यूनिट्स का। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद विल शेयर वन असाइनमेंट शीट ऑल्सो, जिससे कि आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारे तरीके के क्वेश्चन, जहां पे भी बुक से मिले, है ना। आप लोग के पास जो भी बुक है उन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के क्लास के बाद आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सर? यस सर। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से 2 डीपीपी शेयर करूंगा। डीपीपी एक जो होगा वो आईआईटी वाले बच्चों के लिए होगा, दूसरा डीपीपी जो होगा ये नीट वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग होगा क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग आता है, तो हम लोग अलग अलग डीपीपी बनाएंगे। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, सो ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है ये हम लोग एक चैप्टर खत्म करने के बाद प्रैक्टिस किया करेंगे। तो अभी हम लोग जो है आईआईटी और नीट वाला अलग अलग, ये जो पहला चैप्टर है यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है, इसकी डीपीपी शेयर करेंगे। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा सारे क्वेश्चन, है ना, 30-40 क्वेश्चन होंगे उसमें, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा और एक क्लास रखेंगे जिसमें डाउट क्लियरिंग रखेंगे, मतलब जो भी आपके उस शीट्स में डाउट होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होगा। बाकी ये जो होमवर्क देते हैं ये तो जनरल है, मतलब हर जगह काम आएगा तुमको, आईआईटी नीट सब जगह काम आएगा। ठीक है ना, तो जो होमवर्क देते हैं वो कॉमन होमवर्क है, और ये जो डीपीपी देखेंगे ये स्पेसिफिक एग्जाम के लिए होगा। आगे सबको समझ? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ वाला तो कल हम लोगों ने कर लिया था, ये फिफ्थ वाला है। ये क्वेश्चन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। बेसिकली हम लोग को चेक करना है कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि हम लोग डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो। तो रेडियस हो गया आर, डेंसिटी हो गया रो, इसको रो कहते हैं। ये जो है इसको रो कहते हैं, लिखते हैं आर एच ओ। तुम लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के लिए इसका यूज किए होगे। डेंसिटी को भी हम लोग इसको रो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेडियस आर हो गया, डेंसिटी रो हो गया, सरफेस टेंशन एस हो गया, इज टी इज इक्वल टू रो आर क्यूब के टाइम्स रो आर क्यूब बाय एस, जहाँ के कांस्टेंट। हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो हमें टाइम दे रखा है रूट अंडर रो एक्सक्यूज मी रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, अब सबका डायमेंशन हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का एफ अपॉन जो फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एफ अपॉन एल होता है। ठीक है, तो एफ अपॉन एल ये हम लोग जो पीछे भी किए हैं, वो जो शीट आप लोग के साथ शेयर किया था, आप लोग के पास है वो शीट सभी के पास? ये जो हम लोग सरफेस टेंशन का हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ दिख रहा है ना सर सबको? 19th नंबर पे, ये देखो 19th नंबर पे हमने किया था सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, अब देखो फोर्स का mlt-2 है, लेंथ का l है, l और l कैंसिल हो जाएगा, तो ये ml0 m1l0 t टू द पावर -2। क्लियर है सबको सरफेस टेंशन का? तो अब अगर हम लोग वापस चलते हैं इस पे, तो देखो हमारे पास सरफेस टेंशन F अपॉन L है, तो दिस वाज m1l0 t टू द पावर -2, ये सरफेस टेंशन का होगा। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, m बाय v हो गया, मतलब मास m1 l रेज टू द पावर -3 t रेज टू द पावर 0, ये डेंसिटी का हो जाएगा। और उसके बाद रेडियस का तो हमें पता ही है कि सिंपल l होता है रेडियस का, है ना। लेंथ का जो डायमेंशन होगा वही रेडियस का डायमेंशन होगा। अब हम लोग इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। LHS में अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, इसका डायमेंशन t होगा, तो विच इज इक्वल टू
m0 l0 t raised to the power 1, फर्स्ट इक्वेशन। आरएचएस में अब हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ रो जो अपना डेंसिटी है, ठीक है, उसका हो जाएगा m1 l माइनस 3t0 इंटू आर क्यूब एल क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय एस, सरफेस टेंशन इज m1 l0 t माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये m1 और m1 तो कैंसिल हो गया है ना, m रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, और l रेज टू द पावर -3 और l रेज टू द पावर 3 है तो ये भी कैंसिल हो गया है ना, l -3 और l3 -3 + 3 0 हो जाता है, और ये t ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली ये t स्क्वायर -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, t स्क्वायर का स्क्वायर रूट t हो गया। तो आरएचएस में भी टाइम का ही ये हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू m0 l0 t1। तो अब देखो एलएचएस में भी टाइम का ही यूनिट है डायमेंशन, और आरएचएस में ही टाइम का ही डायमेंशन है। सो सिंस डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम, so dimension on both sides are same, the relation is dimensionally correct। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो जरूर पूछना मेरे से। तो हम लोग को यहाँ पे करेक्टनेस फॉर्मूला का चेक करना था, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सेप्चुअली भी करेक्ट है, बट हाँ अगर डायमेंशनली गलत है तब तो कॉन्सेप्चुअली भी गलत होगा, ये श्योर है। तो करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला कैन नॉट बी गारंटीड, बट द मतलब ये जो गलत होने का जो है वो दैट कैन बी गारंटीड, कि अगर गलत है तो फॉर्मूला गलत है, दैट कैन बी गारंटीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, लिख लिया सबने? Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू पाई इंटू पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू ईटा इंटू एल। इसको ईटा कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेसिकली, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग हम लोग सारा देखेंगे। तो हमारे पास रिलेशन दे रखा है v वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई इंटू पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर divided by 2 coefficient of viscosity into length L। तो L हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब, ईटा हो गया विस्कोसिटी, coefficient of viscosity। coefficient of viscosity बेसिकली विस्कस फोर्स होता है, मतलब दो लिक्विड, मतलब लिक्विड में जब फ्रिक्शन की बात करते हैं ना तो उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में फ्रिक्शन हो गया विस्कस फोर्स, ठीक है। सो ईटा इज coefficient of viscosity, x is the distance from the axis of tube। तो x भी डिस्टेंस है, इसका भी यूनिट लेंथ ही होगा, और मतलब डायमेंशन लेंथ का ही होगा। a रेडियस है, इसका भी डायमेंशन लेंथ का होगा। p प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर का हम लोग को पता है फोर्स बाय एरिया होता है, और वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम होता है। तो लेट्स से अब हम लोग सभी का अगर हम लोग चेक करें, LHS का तो हम लोग यहीं पे डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। LHS में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन देखेंगे तो ये हो जाएगा m0 l1 t टू द पावर -1, ये पहला हो गया। अब हम लोग एक एक करके जो इधर जो टर्म है पाई और 2, ये तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सेकंड जो है ये प्रेशर P की बात करते हैं, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया,
वैल्यू पुट कर लो m1 l1 t माइनस 2, इसको एरिया से डिवाइड कर रहे हैं l स्क्वायर से, तो हमारा जो यूनिट होगा m1, जो डायमेंशन होगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये प्रेशर का हो गया। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो चीज है, अब ये पूरा क्या है, बेसिकली ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ स्क्वायर है, तो इसका पूरे का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तभी पॉसिबल है जब डायमेंशनली सेम होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बेसिकली क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से कोई भी दो क्वांटिटी को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम है। ए भी रेडियस है, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक्स भी डिस्टेंस है, इसका भी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा, दोनों का डायमेंशन सेम है, इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम लोग का डायमेंशन सेम नहीं होता तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। ये हो गया दूसरा। अब हम लोग आ जाते हैं, तीसरा जो टर्म है कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो यहाँ पे देखो, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 21 नंबर पे अगर हम लोग चलते हैं, है ना, तो ये क्या डिफाइन किया हुआ, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इन सब को अगर फोर्स, डिस्टेंस, एरिया और वेलोसिटी को रिप्लेस कर लो, यहाँ पे फोर्स है एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस लेंथ हो गया, एरिया एल स्क्वायर हो गया और वेलोसिटी एल टी माइनस 1 हो गया। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए अगर आपको ये निकालना है तो। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे एल क्यूब है, यहाँ एल है, एल स्क्वायर है, तो एल माइनस 1 हो गया, और यहाँ टी माइनस 2 है, यहाँ माइनस 1 है, तो टी माइनस 1 हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये हमारा कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हमारा है फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर लेंगे तो कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होगा, फोर्स का हो गया m1 l1 t माइनस 2, डिस्टेंस का हो गया l, एरिया का हो गया l स्क्वायर और वेलोसिटी का हो गया l1 t माइनस 1। तो बेसिकली इन सब को ज्वाइन कर देंगे, m1 l टू द पावर माइनस 1 एंड t टू द पावर माइनस 1। सो ये हमारा कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हो गया। और L जो हम लोग को दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब, उसका भी डायमेंशन L ही होगा। इन सब को अगर RHS में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें तो RHS में प्रेशर ऊपर है पहले, तो प्रेशर हो जाएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का m1 L माइनस 1 T माइनस 1 है, ठीक है, और उसके बाद जो लेंथ है उसका L हो गया। इन सब को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, m1 ये कैंसिल हो गया, ऊपर L टू द पावर 1 है और नीचे ये कुछ भी नहीं है, तो L टू द पावर 1 होगा, m0 L टू द पावर 1, और टाइम का देखेंगे तो t टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो देखोगे अगर LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम है तो सेम चीज लिखेंगे, एज डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स आर सेम द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। So as the dimensions on both the sides are same, hence the formula
is dimensionally correct. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. जो 7th वाला क्वेश्चन है, हम लोगों को चेक करना है कि ये तो सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच। देखो दोनों तरफ तो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमें पता ही है कि ये इक्वल होता है। बट ठीक है, इसको डायमेंशनली अगर हम लोग को शो करना है तो कैसे शो करेंगे, लेट्स सी दैट। सो कह रहा है लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। सो LHS का अगर हम चेक करेंगे, LHS इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास का m रेज टू द पावर 1 हो गया, L0 T0, और v स्क्वायर इज m0 L1 T minus 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू m1 L0 T0 एंड m0 L स्क्वायर T minus 2, इनको कंबाइन कर दिया तो m1 हो गया, L2 हो गया और T minus 2 हो गया, m1 L स्क्वायर T minus 2 हो गया। हमें पता भी है एनर्जी का ये होता है m1 L स्क्वायर T minus 2। अब हम लोग RHS पे आते हैं। सो RHS में हमारे पास mgh है, सो मास का m1 L0 20, g जो है एक्सेलरेशन का यूनिट होगा m0 L1 T minus 2, और हाइट है इसका लेंथ का होगा। इन सभी को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो हमारे पास m1 L का 2 हो जाएगा और T का -2 हो जाएगा। सो LHS और RHS दोनों में सेम है ना? सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. एट वाला कह रहा है, अब यहाँ पे अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी Q फ्रॉम द एक्सप्रेशन वेयर T इज द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। उस जगह पे हम लोग को जो एक अननोन क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। ये Q एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें पता है ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, 2 पाई रूट अंडर ml क्यूब इंटू Q डिवाइडेड बाय 5y। किसका क्या मतलब है, ये दे रखा है T टाइम पीरियड है तुम्हारा, इसका यूनिट टाइम होगा, बार ऑफ लेंथ L, इसका L हो जाएगा, मास M, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है Y। कल हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस को देखा भी था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपको इधर में दिखाऊं,
सो ये कफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यही यंग्स मॉडुलस जो है, तीन तरीके का कफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है, दूसरा जो है बल्क मॉड्यूलस है, उसी तरह जो है अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग मोड ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया है, स्ट्रेन जो है डेल्टा एल अपॉन एल है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सारे का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। मास का तो हमें पता ही है, टाइम का पता है, लेंथ का भी पता है, यंग्स मॉड्यूलस का बस निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बेसिकली, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों का डायमेंशन लेंथ लेंथ ही हो गया। फोर्स हो गया m1 l1 t-2, इसको एरिया से डिवाइड करोगे, मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। कह रहा है डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, इसका डायमेंशन लेंथ का ही होगा, और लेंथ का डायमेंशन तो लेंथ का होता ही है। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको यंग्स मॉड्यूलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज m1 l डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 2 है तो l रेज टू द पावर -1 हो जाएगा, t रेज टू द पावर -2। ये हमारा टाइम का, लेंथ का और मास का डायमेंशंस हो गया, यंग्स मॉड्यूलस का पूरा डायमेंशनल। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया यंग्स मॉड्यूलस। अब इन सब को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग को चेक, मतलब बेसिकली Q का डायमेंशन निकालना है। तो इधर LHS में डायमेंशन क्या है, टाइम का। LHS में टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन टाइम का होगा, मतलब M का डायमेंशन 0, L का डायमेंशन 0 और T का डायमेंशन 1। RHS में जिस जिस क्वांटिटी का हमें पता है उन सबको यूज करते हैं। 2π तो कांस्टेंट है, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसको हटा ही दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। मास का m रेज टू द पावर 1 हो गया, L क्यूब है तो L रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। Q का डायमेंशन हम लोग को निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे जो है 5 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस है, 5 तो कांस्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस का हो गया हमारा m1 l-1 और t-2। इनको अगर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, देखो मास और मास तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा -1 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, l टू द पावर 4 हो गया, t टू द पावर 2 हो गया, और q का डायमेंशन, राइट। अब इन दोनों को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, राइट। तो हम लोग के पास देखो LHS में है टाइम का डायमेंशन इज इक्वल टू L4t² और Q का डायमेंशन, राइट। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बेसिकली हम लोग को ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको हटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर क्या मिल जाएगा, t² मिल जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास L4t² और Q का डायमेंशन, राइट। t² तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, बच गया L4। तो जो Q का डायमेंशन है, दिस इज इक्वल टू, उस तरफ जाएगा अगर, ये जो L4 नीचे इस तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, 1/L4 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू L टू द पावर -4 हो गया, राइट। अब इसको पूरा मास लेंथ टाइम के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा m0 L-4 एंड t रेज टू द पावर 0। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया Q का। क्लियर है सभी को? आगे सभी को समझ? Yes, sir.
तो यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट मान के और Q का डायमेंशन निकालना है जो कि अननोन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और उसको सॉल्व करके जो अननोन है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोगों का पर्पस है कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा हर तरीके का क्वेश्चंस हम लोग कर लें, जिससे घर पे जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको नयापन ना लगे किसी क्वेश्चन में, आपको उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता हो गया बच्चों? लिख लिया बच्चों? क्लास में आप लोग सारा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अगर नहीं लिख पाते हैं तो बाद में जो हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो वहां से क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, क्योंकि रिवीजन के समय अगर क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा किस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए आप लोगों को, क्लास के बाद जब हम अपलोड करेंगे तो उसको देख के एक प्रॉपर अच्छा सा नोट्स आपका अपना खुद का रहना चाहिए। ये लिख लिया सभी ने? मूव करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर एग्जाम में आ चुका है, मतलब आईटी में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, अपने जो स्कूल वाला एग्जाम होता है उसमें भी आता रहता है। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है। वैंडर वॉल्स इक्वेशन बेसिकली तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तुम लोग अभी गैस लॉ तो तुम लोग अभी नहीं किए होगे ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बचपन में पढ़े होगे, मतलब पहले क्लास में, बट अभी तो नहीं किए होगे मेरे ख्याल से 11th क्लास में। तो गैस लॉ जो हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो पढ़ते थे उसमें कुछ करेक्शंस हैं। वो करेक्शन किसने दिया? वैंडर वॉल ने दिया। वैंडर वॉल एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये इक्वेशन दिया कि भाई उसमें कुछ करेक्शंस होने जरूरी है कुछ कंडीशंस में। तो वो करेक्शंस के हिसाब से ये इक्वेशन है। हम लोगों को क्या करना है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, आपको पूछ रहा है ये जो ए और बी का डायमेंशन है इसको आप निकाल के बताइए, ठीक है। तो ए और बी का जो डायमेंशन है उसको निकालने के लिए बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हम लोग देखते हैं। पहले तो लिख लीजिए कि होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So two physical quantities can be added or subtracted together only when they have the same dimensions. क्लियर है? अब इसको यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, मेरे पास वैंडर वॉल इक्वेशन दिया हुआ है, P प्लस कोई ए है क्वांटिटी A बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू R इंटू टी। ये वैलिड कब होगा, कब आप इसको वैलिड मानोगे? तभी वैलिड मानोगे जब ये जो प्रेशर है और A बाय वी स्क्वायर ये जो क्वांटिटी है इन दोनों का डायमेंशन सेम हो, तभी आप इनको ऐड कर सकते हो। उसी तरह
ये वॉल्यूम और बी का डायमेंशन सेम होगा, तभी आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, राइट। सो आपको पहले क्या करना है कि प्रेशर P एंड A by V square should have same dimensions, ठीक है। Then only they can be added together. अगर हमें उनको ऐड करना है, उनका डायमेंशन सेम होना है, तो अब प्रेशर का तो डायमेंशन हमें पता है भाई, प्रेशर का डायमेंशन जो होता है दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2 है ना। प्रेशर का आप देखोगे फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स का होता है m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया हो गया L स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे m1 L माइनस 1 T माइनस 2 आ गया। अब हमारा A बाय वी स्क्वायर का भी सेम होगा। अब A बाय वी स्क्वायर, V क्या है, वॉल्यूम है, राइट। तो A अपॉन वी स्क्वायर हो गया L क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब A का डायमेंशन डिवाइडेड बाय L टू द पावर 6 इज इक्वल टू, ये जो P का डायमेंशन है उसके पूरे के बराबर हो जाएगा, मतलब m1 L माइनस 1 T माइनस 2 हो गया ये हमारा, ठीक है। सो अब अगर A का डायमेंशन हम लोग को निकालना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो A का डायमेंशन निकल जाएगा, ये L रेज टू द पावर 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 L टू द पावर माइनस 1 है, उसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 6 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और T टू द पावर -2, तो ये हमारा A का डायमेंशन हो गया m1 L5 T टू द पावर -2। B का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी आप V और B को ऐड कर सकते हो साथ में, ठीक है। सो आप लोग इसको लिख लो, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। सो V एंड B should have same dimensions by principle of homogeneity of dimensions. So V और B का सेम डायमेंशन है, तो B का डायमेंशन इज सेम एज वॉल्यूम which is equal to L cube which is equal to m0 L3 T to the power 0। क्लियर है बच्चों? क्लियर? सर हाँ जी बेटा। फिर से बता दीजिएगा। अच्छा देखो क्या होता है, एक थ्योरी है, थ्योरम है बेसिकली, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। वो ये कहता है कि दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम। तो अब अगर आपको ये इक्वेशन P प्लस ए बाय वी स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल टू RT, ये ट्रू तभी होगा जब ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पे जो प्रेशर है और A बाय वी स्क्वायर है, इनका सेम डायमेंशन होगा, तभी हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। तो बेटा P और A बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम रखना है, तो मतलब P का डायमेंशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं, प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे हमने निकाल लिया, राइट। इसको निकाला तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2 के बराबर हुआ, तो A बाय वी स्क्वायर जो है इसका भी डायमेंशन इसी के बराबर होना चाहिए। तो V स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, L टू द पावर 3 और उसका स्क्वायर, L क्यूब होता है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब,
तो एल क्यूब रेज टू द पावर 2 कर देंगे तो एल टू द पावर 6 हो गया। और ए का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, तो a बाय एल रेज टू द पावर 6 a बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन p के बराबर है, उसको इक्वेट कर दिया और l टू द पावर 6 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 6 करोगे तो 5 हो जाएगा। तो m1 l5 t-2 a का डायमेंशन हो गया। अब उसके बाद ये इनटू मल्टीप्लाइड है v माइनस बी से। अगर v माइनस बी से मल्टीप्लाइड है तो v और b दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इन दो फिजिकल क्वांटिटी को, ये जो कि हम लोगों ने इस थ्योरम में पढ़ा। तो v और b को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम डायमेंशन होना होगा, तो मतलब b का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा। वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब है, जो कि m0 l क्यूब t0 हम लोग लिख सकते हैं। तो b का डायमेंशन ये हो गया और a का डायमेंशन ये हो गया। आ गया समझ? यस सर। है ना? और प्रेशर में नहीं आना है बिल्कुल कि सर ने 2 बार पूछ लिया आ गया समझ तो बोल दिया हाँ आ गया। जब तक नहीं समझ में आए कीप ऑन आस्किंग। मैं 10 बारी भी बताने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ और बिल्कुल खींचूंगा नहीं, इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है? तो नहीं समझ में आएगा तो हम लोग और मेहनत करेंगे और अच्छे से समझेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जितना पढ़ाई करेंगे उसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छा पढ़ना जरूरी है। तो जितना पढ़े उतना बहुत अच्छे से समझ के पढ़े तो वो ज्यादा कामयाब आपको बनाएगा, रादर देन कि हम लोग 10 किताब पढ़ें और 10 जगह से क्वेश्चंस करें और इवेंचुअली समझ में उसमें से 10% आ रहा, तो वो फायदा नहीं करेगा। ये सबने लिख लिया बच्चों? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। जो बच्चे नए ज्वाइन किए ना उनको एक और थोड़ा सा है कि आप लोग ना, एक वीडियो मैंने शेयर किया है जिसमें कि कैसे प्रिपरेशन करें हम लोग, 2 साल कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या चीज हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो पहली क्लास में इन बच्चों के साथ जो पहले से बच्चे हैं उनके साथ हमने किया था वो सेशन मैंने। तो वो सेशन प्लीज यूट्यूब पे जाके जरूर देखें, उससे आपको बहुत एक अंदर जो है ना स्ट्रेंथ आएगा आपको प्रिपरेशन करने का, और आपका जो है ध्यान लगा रहेगा पढ़ाई में। अदरवाइज क्या है कि कभी कभी लगेगा आपको कि क्या पता मेरे से होगा कि नहीं, छोड़ देते हैं। तो उस चीज से बाहर आने के लिए वो देखा करो, और बहुत मोटिवेशनल है, तुमको बहुत हेल्प करेगा। जब भी लो फील करो जरूर उस वीडियो को देखा करो, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत होती है, कभी भी ऐसा लगता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, प्लीज यू आर फ्री टू कनेक्ट टू मी। मेरा नंबर और ये सब आप लोग के पास, सभी के पास है। आप लोग उस पर प्लीज मुझे जरूर कनेक्ट करें, एक बार मेरे से जरूर बात करें, है ना। वैसे मेरे बहुत क्लासेस होती हैं बट मैं समय निकाल के इंडिविजुअली जरूर बात करूंगा आपसे। फेस टू फेस तो नहीं कर सकते, हाँ जूम के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, जिससे कि आप में जो आपको जो डर है या जो भी झिझक है वो सब झिझक निकल जाए और आप फिर से वापस प्रिपरेशन में लग जाए। अभी ये 10th वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाय b। इन दोनों का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, और रिलेशन क्या है, p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। x है डायमेंशन, t है टाइम और p है प्रेशर। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और सेम डायमेंशन के सब्सटेंस मतलब क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग a माइनस एक्स स्क्वायर को चेक करें। सो a एंड एक्स स्क्वायर शुड हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन होना चाहिए दोनों का, तभी तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। a का जो डायमेंशन है, सो बेसिकली a का जो डायमेंशन होगा दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। x है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का l होता है, l स्क्वायर हो गया। तो a का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l स्क्वायर t0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं b के लिए।
अब देखो बी का डायमेंशन हम लोग को निकालना है। अब एलएचएस में प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बाय बी टी। ठीक है, अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर हो गया। ए माइनस एक्स स्क्वायर का, बिकॉज ए और एक्स स्क्वायर दोनों का एल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m0 L स्क्वायर T0, ए माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में b का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, वो अननोन है, और t टाइम है, t रेज टू द पावर 1 हो गया। अब b का वैल्यू निकालना है, b को इधर लेके चले जाओ और इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। तो b का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 L स्क्वायर T0 डिवाइडेड बाय ये m1 L माइनस 1 T माइनस 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे t का जो डायमेंशन है 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, m ऊपर जाएगा -1 हो गया, l का वैल्यू 2 और +1 L 3 हो गया, और t का वैल्यू -2 +1 -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, m -1 L 3 T1 b का वैल्यू हो गया। हमें डायमेंशन निकालना है a बाय b का। a बाय b का निकालना है, a का डायमेंशन है हमारा m0 L स्क्वायर T0 डिवाइडेड बाय b का डायमेंशन है m-1 L3 T1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, m1 हो जाएगा, 2 और -3, ये 3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, L-1 हो जाएगा और T-1 हो जाएगा। तो a बाय b का डायमेंशन क्या हो गया, 1 L-1 T-1। हम लोग a का अलग से निकाले थे, b का अलग से निकाला था हमने, और उसके बाद a और b को डिवाइड करके हम लोग फाइनल आंसर निकाले। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर यहाँ पर a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर a के प्लेस पे एल स्क्वायर पुट करा और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे भी एल स्क्वायर पुट करा, तो दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, मतलब उसको कैंसिल नहीं करते, हम लोग डायमेंशन बस लिखते हैं। तो डायमेंशन तो ये कहता है कि a का डायमेंशन एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो a माइनस एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन एल स्क्वायर। डायमेंशन मान लो हमारे पास कोई 100 मीटर स्क्वायर है और 10 मीटर स्क्वायर है। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 90 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग नहीं कैंसिल करते हैं, हम लोग तो न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो ये जो डायमेंशन बता रहा है, ये हमें बस इस मीटर स्क्वायर का डायमेंशन बता रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल नहीं करें। एक में नंबर कुछ और होगा, एक्स स्क्वायर का नंबर कुछ और होगा, बस उसका यूनिट सेम। ठीक है बेटा? यस सर। ये लिख लिया सभी ने? और किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने डिम्पल, है ना, ये कि क्यों नहीं हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका डायमेंशंस हैं, उनके नंबर्स नहीं है कि हम लोग नंबर्स को कैंसिल कर दें। डायमेंशन में हम लोग उसका एल स्क्वायर ही लें। तो ऐसे ऐसे सारे बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में आती हैं जरूर पूछा करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव होगा, और बाकी बच्चे जो हिचक रहे हैं पूछने से, उनका भी कंफ्यूजन दूर होता है। देखो दोनों फायदा है। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने का एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग खुद से सारा अटेम्प्ट कीजिएगा। डेरिवेशन वाला एक हम लोगों ने कल भी किया था, फिर से आज एक कर लेते हैं।
कह रहा है वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन, तो वेलोसिटी हमारा जो है v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो v डिपेंड्स ऑन, so v is equal to k times lambda raised to the power a, rho raised to the power b and g raised to the power c. इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है. टू द पावर ए बी सी मतलब उसका पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, इसके पावर बी पे और पावर सी पे. ये हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्या होगा. Establish dimensionally the relation between these quantities. इसका रिलेशन हम लोग को निकालना है. तो फटाफट इसको कर लेते हैं. वेलोसिटी का जो अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखें LHS में, सो दिस इज इक्वल टू m0 L1 t minus 1, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है RHS में अगर हम बात करते हैं, तो ये LHS का हो गया. RHS का बात करेंगे, K तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. लैम्डा वेवलेंथ का डायमेंशन लेंथ है. डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, मतलब m1 L minus 3 raised to the power b हो गया. और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये बेसिकली हो जाएगा m0 L1 t minus 2 raised to the power c हो गया. इन सब को कंबाइन कर दो, मतलब मास का पावर b, ठीक है, और लेंथ का पावर a minus 3b plus c और टाइम का पावर -2c. ये RHS है. अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड. डायमेंशनली करेक्ट होना है तो दोनों सेम होना चाहिए. तो मतलब m0 L1 t minus 1 is equal to mb LA minus 3b plus c और t raised to the power -2c. अब यहाँ पे मास में पावर b है, यहाँ पावर 0 है, तो मतलब क्या हो गया, हमारा b का वैल्यू 0 हो गया. उसके बाद यहाँ -2c है और यहाँ t का पावर -1 है. -2c इज -1, तो c 1/2 हो गया. अब b और c का वैल्यू डाल दोगे तो a minus 3b plus c 1 है. a का वैल्यू जो हम लोग को निकालना है, a minus 3b मतलब 3 into 0, c का वैल्यू 1/2. so this is equal to 1. so अब इसको सॉल्व करेंगे, a is equal to 1 minus 1/2, 1/2 हो जाएगा. ठीक है, तो a का भी वैल्यू 1/2, c का भी 1/2. तो जो वेलोसिटी है, दिस इज k टाइम्स लैम्डा रेज टू द पावर a, मतलब लैम्डा रेज टू द पावर 1/2, रो रेज टू द पावर b मतलब रो रेज टू द पावर 0 एंड g रेज टू द पावर 1/2. तो दिस इज इक्वल टू k अंडर लैम्डा इनटू g. ये हमारा डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेलोसिटी जो है डेंसिटी पे नहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि उसका पावर क्या आ गया, 0 आ गया. क्लियर है बच्चों? तो ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का एक एग्जांपल हो गया. ठीक है, कि हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं. डेरिवेशन ऑफ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, चलो हम लोग यहीं पे आज रुकेंगे, और तुम लोग जो है जो अभी असाइनमेंट भेजेंगे उसको अटेम्प्ट कर लेना, और उसके अलावा डीपीपी भी भेजेंगे. नेक्स्ट क्लास से हम लोग काइनेमैटिक्स शुरू करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आ रहा है, आपको और मजा आएगा. तो प्लीज क्लास करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सर. So